हेलो एस्पिरेंट्स पीआईबी सीरीज के अंदर आज 16 जून है। आज हम 15 जून की पीआईबी का डिस्कशन करने वाले हैं। कल जिनका रिजल्ट है वो नेगेटिव आया है तो उनको बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइफ है, इसके अंदर क्या है कि ये ऐसे पल आते हैं कि आप फेल भी होते हो, आप पास भी होते हो, ये दोनों चीज़ें आती हैं। मैं मेरे को पता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इतनी मेहनत यदि कोई कोई दूसरी एग्जाम के अंदर यदि कर ले तो उसका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन भी होता है, रिजल्ट भी आ जाता है। लेकिन ये यूपीएससी के अंदर ऐसा टफेस्ट एग्जाम है ये कि 1% लोग हैं वो पास होते हैं। और फिर उसके बाद में इतनी लंबी प्रोसेस है कि प्री मेंस इंटरव्यू, और उसके अंदर ऐसे लगता है कि हमें यदि प्री भी नहीं हुआ है तो ऐसे लगता है कि अब आगे क्या होगा हमारा, हम तो किसी लायक नहीं है, किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं है। हमने अपने परिवार के जितने भी आसपास के लोग हैं सबको बता रखा है कि मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ। फिर उसके बाद में सब पूछने लग जाते हैं और काफ़ी काफ़ी सालों से कोई तैयारी भी कर रहे हैं। और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन है जो आपकी, वो भी कई बार ऐसे होता है कि नहीं है, क्योंकि हिंदी मीडियम है तो वो इसीलिए लेते हैं हम कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है वो शुरुआत से अच्छी नहीं रही है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होंगे। तो आप, मुझे पता है कि आपके साथ में बहुत सारा अलग-अलग चीज़ों का बर्डन है एक साथ में ही, लेकिन आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरीके से यदि आप एक अपनी पहले रणनीति बनाओ कि आप ऐसे सोचो कि हमने पहले क्या गलतियाँ की हैं, एक माइक्रो एनालिसिस आपको करना ज़रूरी है। और उसके बाद में आपका लक है, लक फैक्टर है, तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम था, एक लक बेस्ड एग्ज़ाम था। और उसके साथ में यदि आपने स्मार्ट तरीके से कुछ कोशिश की है, आपने आंसर निकालने की कोशिश की है, तो उसके अंदर आपको कइयों को पॉजिटिव रिज़ल्ट भी मिला होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ है तो वो लक बेस्ड ही है। आपकी कुछ मेहनत है तो वो भी आप एक अलग दिशा के अंदर प्रयास कर सकते हो। और कई बच्चे हैं जिनका बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं, तो उनको एक बार वापस सोचने की ज़रूरत है कि हम इस तैयारी के अंदर किस तरीके से एक ड्रास्टिक चेंज करना शुरू करें और हमें 1-2 साल कैसे मेहनत करके उसके बाद में उस लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। आपको पता है अब जैसे 2027 का एग्ज़ाम होने वाला है, तब तक आपके पास में पूरा-पूरा अभी जैसे मान लो 11 महीने बचे हैं। तो उसकी एक अच्छे से स्ट्रेटजी बनाओ आप। और उसके अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आप है ना रेस्ट कर रहे हो या फिर कोई दूसरे काम के अंदर कर रहे हो, लगा रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। आप बस रेगुलर, जैसे मैं पीआईबी का डिस्कशन करा रहा हूँ, मेरे को भी पता है मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, मेरे को देख रहे हो, तो मेरा एक जो मोटिवेशन है वो बना रहता है कि मेरे मेरे लिए इतने लोग हैं वो वेट कर रहे हैं। तो आपके लिए भी आपके जो घर वाले हैं वो वेट कर रहे हैं। आपको पता है कि वो कितने सपने हैं उनके, कि उनको है ना आपको पूरा करना है। तो आपको भी एक मोटिवेशन है वो लगातार 1 साल तक है ना आपको बना के रखना है। और बस यही रीज़न है कि आप आगे है ना किस तरीके से इसको कंप्लीट कर पाओगे। और कोई दूसरा मोटिवेशन आपको मिलता है तो वहाँ से कहीं से भी आप मोटिवेशन लो, 2-3 दिन है वो वेट करो और उसके बाद में एक अच्छे तैयारी के साथ में, जैसे अच्छे एक पैटर्न के साथ में पकड़ के और उसको शुरू कर दो कि आपने गलतियाँ क्या की हैं, ये सब ना 2-3 दिन एनालिसिस करो, खुद को शांत रखो, थोड़ा घूमो-फिरो, परिवार के साथ में वक़्त बिताओ, दोस्तों के साथ में रहो थोड़ा-सा, उनको भी बताओ कि ये ऐसे-ऐसे मैं फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है? तो आप बिल्कुल भी ऐसे हताश मत होना। चलो आज सेशन शुरू करते हैं हम। और आज पहला आर्टिकल है, हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, वो धर्मेंद्र सर करवा रहे हैं जिन्होंने 4 इंटरव्यू दे रखे हैं। और ये अभी 6 महीने तक आपका ये प्रोग्राम है, ये चलेगा। इसके अंदर टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूड होगी। उसके बाद में आपको 2 दिन का टारगेट दिया जाता है और उसके बाद में आपकी एक लाइव क्लास होती है। उसके अंदर 5 से 7 क्वेश्चन हैं, वो लेके आते हैं सर। और जो करंट बेस्ड या फिर पीवाईक्यू बेस्ड इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, उनको आप वहीं पे क्लास के अंदर सॉल्व करते हो, लिखते हो उनको। और उसके बाद में आप पीडीएफ बनाओगे उन जो क्वेश्चनों की लिखी हुई की, आप टेलीग्राम चैनल होगा, सर की आईडी होगी, उस पे आप भेज सकते हो। और इसी तरीके से श्याम सर हैं जो आईआरएस हैं अभी, और उनके हिंदी लिटरेचर के अंदर 269 नंबर आए हुए हैं। तो वो अभी हिंदी लिटरेचर का अभी क्लास ले रहे हैं और जो लाइव आंसर राइटिंग है वो करवा रहे हैं, तो उनके साथ में भी आप जुड़ सकते हो। अभी ये भी ऑडियो फीडबैक के द्वारा आपको आंसर का रिप्लाई देते हैं और 150 के प्लस मॉडल आंसर हैं ये करवाएंगे। आप यूट्यूब पे अभी हमारा जो पीछे वाला वीडियो है इस पे जाके आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से श्याम सर हैं वो आंसर राइटिंग करवा रहे हैं। इससे पहले वाला वीडियो है और उसके अंदर धर्मेंद्र सर है, तो उन्होंने भी वीडियो डाला है, उसके अंदर बता रखा है कि किस तरीके से आंसर राइटिंग करवा रखी है। ठीक है, तो आप वो डेमो है तो हमारी ऐप है वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो, और यूट्यूब पे भी ये दोनों वीडियो आपके डले हुए हैं जो पहला वीडियो है। तो स्टडी विद डीजे ये हमारी ऐप है, और आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे जाके आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं सेशन। आज पहला आर्टिकल है, राजा पर्व से संबंधित है। राजा पर्व से संबंधित ये आर्टिकल है। इसका मतलब है कि राजा मतलब राजस्वला, राजस्वला मतलब जो मासिक धर्म आता है उसको लोग रजस्वला कहते हैं। और जो मतलब महिलाओं के अंदर जिस तरीके से मासिक धर्म आता है उसी तरीके से धरती के अंदर
एक मासिक धर्म का एक कंसेप्ट उड़ीसा के लोगों ने बनाया है। और उनके अंदर क्या है कि जैसे 3 दिन के लिए उन धरती के अंदर जैसे मतलब बुआई या फिर जुताई इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो वहाँ पे नहीं की जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये आर्टिकल है, ये पहली बात तो हमें उड़ीसा के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उड़ीसा का ये राजा पर्व है और प्रधानमंत्री जी ने इनकी शुभकामनाएं दी हैं इनको। ठीक है, और इसके अंदर क्या है वो हम देख लेते हैं। जैसे ये वुमेन एम्पावरमेंट है, तो उसके अंदर यदि आप मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है तो इसको एक लिख सकते हो कि जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक मिथुन संक्रांति भी कहते हैं, इसको मिथुन संक्रांति भी कहते हैं। जैसे मतलब सूर्य है तो वृषभ राशि से मिथुन राशि की तरफ जाता है ऐसा माना जाता है। तो उस टाइम पे जैसे मानसून सीजन आने वाला है तो उस टाइम पे धरती को परती छोड़ दिया जाता है, ये है इसका मेन कंसेप्ट। फिर उड़ीसा है तो इसका हो गया। फिर कृषि और प्रकृति से संबंधित है ये। भूदेवी मतलब धरती माता है तो वो मासिक धर्म से गुजरती है तो इसलिए कृषि के लिए तैयार होती है ये माना जाता है। तो 3 दिन के लिए कुछ भी एक्टिविटी है वहां पे नहीं की जाती है। और महिलाओं के सम्मान और उनके मासिक धर्म चक्र के प्रति सकारात्मक, पहले क्या है कि मासिक धर्म को एक टैबू की तरह माना जाता था लेकिन ये पर्व की तरह मना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्टिकल है इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री के लिए स्पेशली, और मेंस के लिए आप यूज में ले सकते हो इसको फोल्डर मटेरियल की तरह। ठीक है, उसके बाद में अगला आर्टिकल है इंडिया स्लोवाकिया जॉइंट स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री जी हैं तो वो स्लोवाकिया की विजिट पे गए हैं, आपको पता है इससे पहले फ्रांस के अंदर थे वो। तो ये स्लोवाकिया है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय की न्यूज़ है। और इनको स्लोवाकिया के अंदर ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ये सम्मान दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्पेशली पीसीएस के लिए यूपीएससी के लिए भी आप याद रख सकते हो ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद में और क्या है इसके अंदर भारत स्लोवाकिया की, हम एक वो देख लेते हैं कि लोकेशन क्या है स्लोवाकिया की। हम पहले भी देखते हैं अलग अलग जगह की लोकेशन। तो स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन है, कौन सी है। पहली बात तो ये है कि ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड मतलब कि कोई भी जो समुद्र वगैरह है जैसे ब्लैक सी है, इस तरफ है नॉर्थ सी है, कोई भी है तो वो लगता नहीं है, तो इसलिए ये लैंडलॉक्ड है। फिर पोलैंड है, यूक्रेन है, फिर हंगरी है, ऑस्ट्रिया है और चेक है। इस तरीके से इसके ये 5 हैं, ये बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। और उसके बाद में इसके अंदर 2 चीजें दे रखी हैं। एक तो स्लावकोव 3, ये स्लावकोव 3 एक क्षेत्रीय समूह है जिसके अंदर स्लोवाकिया शामिल है। तो ये पीआईबी के अंदर दे रखा है, इसलिए क्या है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्षेत्रीय समूह है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो स्लोकोव 3 है, तो इसके अंदर कौन कौन से देश हैं, स्लोवाकिया है, चेक है और ऑस्ट्रिया है। इस तरीके से ये 3 देश इसके अंदर शामिल हैं स्लोकोव 3 के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में विसेग्राद 4, मतलब विसेग्राद 4 है, ये भी एक क्षेत्रीय समूह है यहाँ का। और इसके अंदर एक तो पोलैंड है, एक हंगरी है, एक स्लोवाकिया है और एक चेक है। ये 4 देश हैं। ठीक है, ये इसके अंदर शामिल है। ये मैंने 2 चीजें आपको बता दी। उसके बाद में एक तीसरी चीज और है, इसमें है 3 सीज इनिशिएटिव। 3 सीज इनिशिएटिव है, इसके अंदर 13 देश शामिल है। 3 सीज मतलब 3 सागर होंगे, उसमें पहला है ब्लैक सी, ब्लैक सी वाले कोई देश हैं। यहाँ पे क्या है आपको पता है कौन सा है, बाल्टिक सी है। बाल्टिक कंट्रीज आपको मैंने पहले बता रखी हैं, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इस तरीके से ये कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे बाल्टिक सी है। और तीसरा है एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी। ठीक है, ये यहाँ पे है, ये इटली, क्रोएशिया, ठीक है, मालडोवा, इस तरीके से यहाँ पे ये देश हैं। तो ये हो गए। ठीक है, तो ये एड्रियाटिक सी यहाँ के जो बॉर्डरिंग देश हैं, तो वो 13 देशों का ये समूह है, इसको कहते हैं 3 सीज कंट्रीज। ठीक है, 3 सीज इनिशिएटिव, ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद में जैसे मतलब यहाँ पे ये पहली बात तो मैं क्या है कि ये भूल जाता हूँ कई बार कि भाई कौन सा टॉपिक है, कौन से इसके अंदर आएगा। तो ये आप देख लेना आईआर के अंदर आएगा, पेपर 2 के अंदर। ठीक है, ये मैं लिखता नहीं हूँ क्या, क्योंकि ये टाइम टेकिंग थोड़ा ज्यादा रहता है मेरे लिए। तो आप कोशिश किया करो कि खुद से इनको समझ पाओ, और मैं भी शायद अब कोशिश करूंगा कि मैं भूलूं नहीं, तो मैं आपको साथ में बता दूंगा कि कौन सा आर्टिकल कौन से उसके अंदर है, जीएस पेपर के कौन से उसके अंदर है। ठीक है, तो इंडिया और स्लोवाकिया जैसे यूएनएससी है, स्थायी सदस्यता, भारत की स्थायी सदस्यता है, तो स्लोवाकिया ने इसका समर्थन किया है। और एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, तो इसके अंदर भी भारत की सदस्यता का इसने समर्थन किया है। और उसके बाद में ये चीजें हमने देख ली हैं। उसके बाद सीसीआईटी, यह है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन। ये क्या है कि यूएन का कन्वेंशन था, भारत इसको लेके आया था 1994 के समथिंग लेके आया था, 1994 है या 96 है, 94 ही होना चाहिए जहां तक मेरे को याद आ रहा है। तो यूएन का कन्वेंशन था 1994 के अंदर। तो उसमें क्या है कि जो आतंकवाद की एक ही परिभाषा हो,
पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद की एक स्पष्ट परिभाषा हो, उसके लिए ये रिजोल्यूशन है भारत सरकार लेके आई थी। और अभी तक इसको साइन वगैरह ऐसे नहीं किया है, लेकिन क्या है कि पहले गुड गुड आतंकवाद, बैड आतंकवाद, इस तरीके से अलग अलग देश अलग अलग मानते हैं। तो उससे संबंधित ये कन्वेंशन था, तो इसके अंदर भी इन्होंने सहयोग किया है। उसके बाद में रक्षा सहयोग है, साइबर सुरक्षा है, इस तरीके से काफी सारे सहयोग है वो शामिल है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कीवर्ड थे वो हमने देख लिए। स्लोवाकिया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बड़ा देश नहीं है ऐसा। और ईयू का एक सदस्य, इसलिए क्या है कि इंडिया ईयू एफटीए होने हो गया है अभी, मतलब साइन हो चुका है, तो उसके अंदर भी समझौता है। उसके बाद में संयुक्त आर्थिक, ये सब है नहीं है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। आगे चलते हैं। अब क्या है कि एक, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जैसे मतलब जीएस पेपर 1 है, तो इसके अंदर लिख लेना आप इसको, ठीक है। और एक डेनिश जहाज है, पहले 1619 ईस्वी के अंदर एक डेनिश जहाज आया था, पहला डेनिश जहाज था। इसका नाम है ओरेसंड। ये भारत के अंदर आया था, लेकिन ये क्या है कि मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए ये पानी के अंदर, यहाँ पे जो हमारा कराइकल है, कराइकल तट है पुडुचेरी के अंदर, पुडुचेरी के अंदर एक तो इस तरफ है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, पश्चिम और पूर्व दोनों साइड में है, लेकिन ये तमिलनाडु के पास में है, ऐसे मान लो आप, तमिलनाडु है तो इसके पास में है। और ये पुडुचेरी का तट है कराइकल, तो यहाँ पे ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अब क्या है कि एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, और जो डेनिश, डेनिश मतलब जो डेनमार्क है, तो वहाँ का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, तो ये दोनों मिलके उनका जो मलबा वगैरह है उसका खोज वगैरह समुद्र के अंदर ऐसा करेंगे, ठीक है। तो उससे संबंधित ये आर्टिकल है। और क्या है इसके अंदर वो हम देख लेते हैं। जहाज ओरेसंड है, तो ये 1619 के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसके बाद में कराइकल तट पुडुचेरी है, यहाँ पे हुआ था। और उसके बाद में नॉन इन्वेसिव पुरातत्व सर्वेक्षण किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। देखो पहली बात तो है एएसआई है इंडिया का, और डेनमार्क का कौन है, नेशनल म्यूजियम का न्योर्ड, मतलब ये कोपेनहेगन के अंदर है ये, मतलब वही है वहां का एएसआई है, हमें याद नहीं रखना है, ये लिखना नहीं है, ठीक है। फिर भी आपको पता होना चाहिए डेनिस का है। उसके बाद में नॉन इन्वेसिव पुरातत्व सर्वेक्षण किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मतलब कोई भी प्राकृतिक तरीके से किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, मतलब वहां पे खुदाई वगैरह इस तरीके से नहीं की जाएगी, जबकि यहाँ पे सोनार रेडिएशन या फिर कोई दूसरी रेडिएशन के द्वारा है ना, वहां पे खोज वगैरह इस ऐसे की जाएगी, ठीक है। मतलब कोई मशीन वगैरह ऐसी ऐसी चीज नहीं जाएगी वहां पे, ठीक है। तो नॉन इन्वेसिव मतलब गैर आक्रामक तरीके से ना पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाएगा। और एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो उसकी अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल विंग है, जो पानी के अंदर जितने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे होते हैं वो करती है। तो उसका एक ये पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ में पुरातात्विक परियोजना है, कि मतलब कोई भी बाहरी देश के साथ में जो पुरातात्विक परियोजनाओं को साथ में करने का काम है, ये पहली बार ही कर रहा है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत में हिंद महासागर में व्यापार, और भारत डेनमार्क, तो डेनिश है, तो वो आपको पता है कि जैसे मतलब ये तट है, तो यहाँ पे आए थे। तो ये एक ट्रैंकूबर है, ट्रैंक्यूबार है, ठीक है। यहाँ पे इनकी पहली, जो मतलब तमिलनाडु के अंदर ही है, तो ये इन्होंने 1620 के अंदर अपनी पहली कॉलोनी है तो वहां पे स्थापित की थी, ठीक है। और इस तरफ वेस्ट बंगाल है, तो वहां पे सेरामपुर है, ये भी इनका एक है ना व्यापार का अच्छा अड्डा था, तो ये डेनिश के लिए है, ठीक है। वैसे तो क्या है कि जो कराइकल है तो वो फ्रांसीसी कॉलोनी था, मतलब पौंडीचेरी आपको पता है कि ना फ्रांसीसी कॉलोनी थी, लेकिन ये डेनिश है, ये यहाँ पे मतलब कराइकल के अंदर इनका दुर्घटना हुई थी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अगला है, डीआरडीओ ने एक टेस्ट फ्लाइट की है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की, LRLACM। ये जो निर्भय मिसाइल है, स्वदेशी मिसाइल है निर्भय, ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज और बैलिस्टिक के अंदर आपको अंतर पता होगा कि बैलिस्टिक है वो पैराबोलिक शेप के अंदर जाती है, और क्रूज है वो सीधी जाती है, जिससे इसको क्या है कि रडार वगैरह के अंदर पकड़ पकड़ नहीं आती है। और ये लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस की होती है, लंबी दूरी की होती है, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। इस तरीके से थोड़ा बहुत अंतर है, आप साइंस टेक के अंदर वैसे पढ़ते भी हो इसको। तो जो डीआरडीओ है तो उन्होंने इसका परीक्षण किया है, ये स्वदेशी है, इंडिजिनस है, ठीक है। और क्या है इसके अंदर वो हम देख लेते हैं। लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, इसका ये नाम है।
फिर मिसाइल का नाम मैंने अभी बता दिया आपको। उसके बाद में ये कहाँ से लॉन्च किया गया? उड़ीसा तट के पास में एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड है, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद में नोडल प्रयोगशाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, एडीई, कहाँ पे है ये? बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, ये बेंगलुरु के अंदर है, और इसको आपको नोट करना है कि ये प्रयोगशाला है, यहाँ यहाँ पे इसको बनाया गया है। उसके बाद में प्रमुख उपयोगकर्ता कौन कौन है, मतलब ये इंडियन एयरफोर्स है या नेवी है, ये दोनों चीज, दोनों ही, या मतलब सेना है, वो तीनों ही इनको यूज में लेंगे। और चांदीपुर के अंदर क्या है कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, जो मिसाइल वगैरह का परीक्षण आपको पता है यही होता है, तो वहां पे इसके उपकरणों को डेटा ट्रैकिंग, मतलब वहां पे ना इसका परीक्षण वगैरह ऐसे किया गया है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया है। नहीं, परीक्षण तो यहाँ किया गया है, इसको एकीकृत परीक्षण रेंज है, उनके द्वारा तैनात उपकरणों से ट्रैकिंग डेटा प्राप्त किया गया है। ट्रैकिंग डेटा है वो यहाँ पे प्राप्त किया गया है, ये ऐसे। ठीक है, तो इसकी रेंज ना लगभग 1000 से 1500 किलोमीटर इतनी होती है। ठीक है, ये आप एक्स्ट्रा लिख लेना, और तो इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। अगला आर्टिकल, पंचायत सुधार और नवाचार के 12 साल हुए हैं, तो इसके लिए सरकार ने क्या क्या काम किए हैं वो सब इसके अंदर दे रखे हैं। ये मेंस के लिए ज्यादा काम का है हमारे, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं और क्या है। तो जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, ठीक है, ये सरकार ने किया था, चालू किया था। इसके अंदर क्या होता है कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं तो उनका प्रशिक्षण वगैरह ऐसे करवाया जाता है कि वो शासन है, प्रशासन है, उसको अच्छे से मैनेज कर सके। उसके बाद में ग्राम पंचायत विकास योजना सरकार ये लेके आई है। जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं तो वो जीपीडीपी बनाएंगी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो बनाएंगी, ग्राम पंचायतें विकेंद्रीकृत तरीके से बनाएंगी। फिर उसके बाद में राज्य सरकारों के पास में वो प्लान जाएगा और केंद्र सरकार के पास में जाएगा, और वहां से वो फंड है, पैसा है, तो वो अलोकेट किया जाता है इनको, और जीपीडीपी के अंदर वो काम है वो शुरू हो जाता है उसके बाद में। तो मतलब विकेंद्रीकृत तरीके से होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद में डिजिटलीकरण और ई गवर्नेंस के लिए क्या कर रही है सरकार? एक तो स्वामित्व स्कीम है, स्वामित्व स्कीम चला रही है सरकार। एक ई ग्राम स्वराज है, ये स्कीम चला रही है। स्वामित्व स्कीम आपको पता है कि ड्रोन के द्वारा गांव का जो एरिया है तो उसका सर्वेक्षण किया जाता है कि कौन सा खेत है तो वो उसका मालिक कौन है, इस तरीके से एक डिजिटल है ना, एक आधार पैदा किया जाता है इसके अंदर। और उसके बाद में ई ग्राम स्वराज, ई ग्राम स्वराज है एक पीएफ, पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, ये दो चीजें हैं। तो ये ग्राम पंचायत है तो उनका जो लेखा जोखा है वो सब ऑनलाइन तरीके से हो सके, उसके लिए ये दो है, इस ग्राम स्वराज हो गया, एक पीएफएमएस है, ये दो स्कीम है इसके लिए। ठीक है, तो ये पीएफएमएस है, इसका भी एकीकरण कर दिया गया, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में मेरी पंचायत ऐप है, कि मेरी पंचायत के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं हर एक नागरिक को पता चल सके, उसके लिए मेरी पंचायत ऐप है, ये हो गई। फिर उसके बाद वित्त आयोग, मतलब राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए ना सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो वित्त आयोग है तो उसका अनुदान बढ़ा दिया है। पहले क्या है कि 15वां वित्त आयोग था तो वो लगभग 3 लाख है ना, 3 लाख करोड़ रुपए उनका अलोकेशन होता था ग्राम पंचायतों के लिए। अब उसको बढ़ा के 4.5 लाख के समथिंग, 4.35 करोड़ है, लाख करोड़ है, तो ये इतना हो गया है। तो मतलब 84% है, उतनी वृद्धि हो चुकी है 15वें से 16वें वित्त आयोग के अंदर। उसके बाद में समर्थ पंचायत पोर्टल है और एक आत्मनिर्भर पंचायत है, ये दो हैं, समर्थ पंचायत पोर्टल और आत्मनिर्भर पंचायत। अब क्या है कि जो पंचायतें हैं तो अपने जो टैक्स हैं, टैक्स के रिसोर्सेज हैं, मतलब कितना टैक्स है हमें ज़्यादा चाहिए होता है, पंचायतों को पैसा खुद का इकट्ठा करना है, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। एक तो समर्थ पंचायत पोर्टल है, एक आत्मनिर्भर पंचायत है, तो उनको आइडियाज दिए जाते हैं, उनको बताया जाता है कि आप इन इन चीज़ों के अंदर आप टैक्स लगा के और अपनी इनकम है वो बढ़ा सकते हो। और इससे क्या होगा कि उनके जो विकास कार्य हैं तो उनके लिए उनके पास में, पंचायतों के पास में ज़्यादा पैसा आ सकेगा। ठीक है, तो उसके बाद में एआई और तकनीकी नवाचार के लिए, इनके लिए सरकारों ने क्या किया है? एक तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, ठीक है, पंचायत उन्नति सूचकांक, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर अभी आपको पता है कि स्वर्ण पुरस्कार मिला था, ये हमने किया था थोड़े दिन पहले ही, कि इनको पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है, इसके अंदर इसको स्वर्ण पुरस्कार मिला है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे 9 विषय हैं और उसके अंदर जैसे एसडीजी के तरीके से इनको बांटा जाता है, और उसके बाद में इनकी रैंकिंग निकाली जाती है कि कौन सी पंचायत है तो ये 9 विषय हैं इनके अंदर अच्छा काम कर रही है। ठीक है, तो उसमें इंडेक्स है ये। उसके बाद आगे, उसके बाद में सभासार है। सभासार में क्या होता है कि 23 भारतीय भाषाएं हैं, उसके अंदर जैसे गाँव के अंदर है ना,
अलग अलग काम चल रहे हैं, माइन्यूट है, उनके काम क्या क्या हो रहे हैं, उन सबको एआई जनरेटेड तरीके से बता दिया जाता है कि यहाँ पे ये काम चल रहे हैं। तो कार्यवर्त है, उसके लिए एआई सक्षम प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, तो ये 23 भाषाओं के अंदर है। उसके बाद में पंचायत स्तरीय मौसम पूर्वानुमान कि अलग अलग पंचायतों के स्तर पे मतलब अभी मौसम कैसा है, ये क्या है कि 2 से लेके 6 घंटे तक का ना पूर्वानुमान दे देता है कि भाई अभी इतने टाइम के अंदर ऐसा ऐसा मौसम होने वाला है, तो आप है ना सतर्क रहो इस तरीके से। तो ये क्या है कि आईएमडी के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद में पेशा अधिनियम है 1996 का। ये आपको पता है कि जनजातीय है ना क्षेत्र के अंदर स्थानीय स्वशासन को मतलब जो 5वीं अनुसूची है उसके जो क्षेत्र हैं, तो वहां पे भी है ना स्थानीय स्वशासन लेके आया जा सके, उसके लिए ये है। उसके बाद में महिला सशक्तिकरण के लिए ये 2 अभियान है। एक तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान कि पंचायतों के अंदर जो नेत्रियां हैं, नेत्रियां मतलब महिला सरपंच हैं, तो उनके लिए है कि उनको सशक्त करने के लिए है। और निर्भय रहो अभियान कि महिलाएं हैं तो उनको जो सरपंच है तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये निर्भय रहो अभियान, ये 2 हैं। ठीक है। उसके बाद में एक मॉडल यूथ ग्राम सभा कि जो छात्र है तो उनको जमीनी स्तर पे लोकतंत्र के बारे में जानकारी देने के लिए एक मॉडल तरीके से ऐसी है ना एक ग्राम सभा बनाई जाती है। और फिर उसको उनको प्रशिक्षित किया जाता है कि आप यदि सरपंच होते तो आप कैसे काम करते, उसके लिए एक मॉडल तरीके से ये मॉक ग्राम सभाएं बनाई जाती हैं। तो ये हमने पंचायतों के बारे में 12 साल में सरकार ने क्या क्या किया है वो सब हमने देख लिया है। आगे चलते हैं। ये आर्टिकल हमारा बायो इकोनॉमी से संबंधित है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे जैव चिकित्सा हो गई या फिर कार्ड सी टेक्नोलॉजी, स्पेस विज्ञान, ये सब जो भी चीजें हैं वो सब बायो इकोनॉमी के अंदर आती हैं। इथेनॉल वगैरह ये जितनी भी चीजें आएंगी। तो इसके लिए अभी क्या है कि सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं, तो हमारे मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, तो उन्होंने बताया कि अभी हमारी 10 अरब डॉलर है ना इतनी थी इकोनॉमी, और वो 190 अरब डॉलर है वो अभी पहुंच चुकी है। और आगे है तो वो टारगेट हमारा 300 बिलियन डॉलर है ना इकोनॉमी बनाना है 2030 तक। ये इनका टारगेट है। ठीक है। और क्या है इसके अंदर वो हम देख लेते हैं। जैसे मतलब इसके अंदर एक चीज और है कि 17 वेदर रडार है, तो पहले इतनी थी फिर 50 हो गई हैं। जैसे हमने 2 रडार है उनके बारे में बात की थी। जैसे एक जम्मू कश्मीर के अंदर हमने बात की थी, एक लखनऊ के अंदर अभी नई लगी थी उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है। तो इसमें और क्या है, जैसे ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में जैसे प्रमुख नीतियां क्या है, एक बायो ई है, ये नीतिगत ढांचा हो गया। फिर कार्ड सी टेक्नोलॉजी होगी, मतलब ये कैंसर के इलाज के लिए थेरेपी होती है। फिर प्रिसीजन चिकित्सा कि मतलब जहाँ पे दिक्कत है वहीं पे ही जाके चिकित्सा की जा सके, मतलब शरीर के अंदर जिस भाग के अंदर दिक्कत है वहीं का ही इलाज किया जा सके, उसके लिए है प्रिसीजन मेडिसिन। इस तरीके से ये प्रमुख नीतियां और उपचार है ना ये किए जा रहे हैं। उसके बाद में अंतरिक्ष स्टार्टअप है, तो उसके अंदर हमने देख लिया कि 8 अरब बिलियन डॉलर है ना। तो ये अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था थी और उसको 45 अरब डॉलर है उसके पहुंचने का अनुमान है अभी। और 400 से ज्यादा अपने स्पेस स्टार्टअप हैं वो हो चुके हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। फिर महत्वाकांक्षी लक्ष्य क्या है कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करना, कि 2035 तक हम है ना इंडियन स्पेस स्टेशन है वो स्थापित करेंगे। और ये देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, हमारा टारगेट कब तक है। ये 2 चीजें, एक तो इंडिया का लैंडिंग ऑन मून, कि मून पे हमारा जो लैंडिंग करवाना है कि मतलब मानव जा सके वो 2040 तक होगा। और उसके बाद में इंडियन स्पेस स्टेशन है वो 2035 तक बनाने का हमारा टारगेट है। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब मौसम विज्ञान से संबंधित है ना हमारे कौन कौन से स्कीम है वो एक साथ में दे रखी है। एक तो मिशन मिशन मौसम है ये, कि मौसम की जो रडारें हैं वो पहले 17 ही थी और अब 50 कर दी हमने मिशन मौसम के तहत। मिशन मौसम आपको पता है कि एक प्रिसीजन तरीके से मौसम का पूर्वानुमान करवाने के लिए ये मिशन मौसम स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद में नाउकास्ट, कि मतलब स्थानीय स्तर पे मतलब पंचायती लेवल पे या छोटे लेवल पे नाउकास्ट स्थानीय स्तर पे सटीक अल्पकालीन मौसम अनुमान। ठीक है, तो छोटे टाइम पे मतलब 2-3 घंटे पहले ही है ना आपको बता देंगे कि भाई यहाँ पे पूर्वानुमान है कि ये होने वाला है। फिर डीप ओशन मिशन है, ये इस बार प्रीलिम्स के अंदर भी आया था डीप ओशन मिशन के बारे में, जो मत्स्य 6000 है इसके तहत ये किया जा रहा है। और इसके बाद में अरोमा मिशन है, CSIR और उसके है ना राष्ट्रीय मिशन कौन कौन से हैं। एक तो अरोमा मिशन है। अरोमा मिशन क्या है कि जैसे मतलब लेवेंडर हो गया, इस तरीके से अलग अलग जो प्रजातियां होती हैं फूलों की इस तरीके से। तो ये क्या है कि जैसे जम्मू कश्मीर है तो वहां पे इसकी खेती की जाती है। इसको क्या कहते हैं कि मतलब बैंगनी रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, बैंगनी रिवोल्यूशन, पर्पल रिवोल्यूशन कह देते हैं इसको। तो अरोमा मिशन है,
इसके तहत क्या है कि हिमालयी क्षेत्र हैं उनके अंदर आजीविका बढ़ाई जा रही है और उनके जो है ना जो प्रोडक्ट हैं उनको उच्च मूल्य वाली है ना कृषि के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी के लिए सरकार कर रही है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही हमने देखा था कि जैसे मतलब ये स्टील का जो स्लैग है उसको रोड के अंदर है ना भरा जाएगा और उससे क्या है कि वो ज़्यादा टाइम तक, जैसे मानसून का टाइम होगा तो उस टाइम पे भी है ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये खराब नहीं होंगी रोडें। तो स्टील के स्लैग को है ना रोड के अंदर यूज में लिया जा रहा है। उसके बाद में दूसरी पहले और कौन कौन सी सरकार कर रही है, जैसे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है और राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति है, नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी है। तो इस तरीके से सरकार ने ये काम किए है, वो एक साथ में इन्होंने 12 साल के अंदर दे रखे हैं कि ये काम किए हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा आयुर्वेदिक ज्ञान विरासत के संरक्षण से संबंधित है कि जो हमारा आयुर्वेद का ज्ञान है वो पुरानी पुरानी जो पांडुलिपियां हैं उनके अंदर संरक्षित है और आज के टाइम पे यदि आप इलाज करना चाह रहे हो तो अलग हम आज जैसे देवनागरी लैंग्वेज है या फिर हम इंग्लिश के अंदर यूज में लेते हैं, तो ये प्राचीन लैंग्वेज थी, ये लैंग्वेज नहीं है, ये लिपियां हैं, तिगलारी और प्राचीन कन्नड़। तो इनके अंदर पांडुलिपियां थी तो उनकी लिपि के अंदर चेंज करके जो आज के टाइम पे जो हमारी लिपियां चल रही है उसके अंदर अब चेंज किया जाएगा और उनका संरक्षण किया जाएगा। इसके लिए ये आर्टिकल है, तो इसमें और हम देख लेते हैं कि मतलब ये ज्ञान भारतम मिशन होता है उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है, मतलब इसको चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो आयोजक कौन है, एक तो आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान है और उसके अलावा जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, ये दोनों मिलके जो शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है उनका संयुक्त प्रयास है ये काम का नहीं है वैसे हमारे। ठीक है, तो एक तो तिगलारी लैंग्वेज है, ठीक है, और दूसरा कन्नड़। इन लिपियों के अंदर है ना इसको संरक्षित किया गया था पहले और इनको अब चेंज किया जाएगा। तो इसमें स्थान कहाँ पे, उडुपी कर्नाटक के अंदर अभी कार्यशाला हो रही है, ये हमारे काम का नहीं है। ज्ञान भारत मिशन है, ये क्या है कि जो देश की समृद्ध ज्ञान परंपरा है उनके संगठन मतलब संवर्धन के लिए, उनके संरक्षण के लिए प्रयास किया जाता है। तो ये है ज्ञान भारतम मिशन, जो भारत का पुराना ज्ञान है उसको संरक्षित करने के लिए है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य मतलब जो युवा विद्वान है, दुर्लभ और अप्रकाशित आयुर्वेदिक ग्रंथ है उनको पढ़ना समझना, अभी लिपि के अंदर चेंज कर दिया जाएगा तो हम आसानी से समझ पाएंगे, अगली जो पीढ़ी है उसके भी काम आ सकेगा। तो इसकी पहले की कार्यशाला है, तो इसमें क्या है जैसे करनी और देवनागरी लिपि, इसके अंदर भी है ना काफी सारी मनुस्क्रिप्ट थी, उनको भी चेंज किया गया है। एक वट्टे जुथु और या मलयालम कह दें, तो इनके अंदर ये लिपियां हैं, तो इनके अंदर भी कार्यशालाएं पहले आयोजित की जा चुकी हैं। तो ये क्या है कि तिगलारी है ना, ये संस्कृत भाषा है, तो वो भी इसके अंदर ही लिखी जाती थी पहले, जो पांडुलिपियां थी वो भी। ठीक है, जैसे मान लो कि हिंदी की लैंग्वेज है वो देवनागरी होती है, उसी तरीके से आप समझ सकते हो कि संस्कृत है तो वो तिगलारी है, इसके अंदर लिखी गई थी। अब अगला आर्टिकल हमारा भारत फ्रांस इनोवेशन रोडमैप से संबंधित है 2030 तक, जैसे विकसित भारत 2047 है और फ्रांस का भी फ्रांस 2030 है, इस तरीके से दो टारगेट हैं, उन दोनों को मिला के भारत और फ्रांस हैं, ये साथ में मिलकर किस तरीके से विकसित हो सकते हैं और अपने इनोवेशन वगैरह कैसे साझा कर सकते हैं, उस टाइप में रोडमैप है। तो इसके अंदर और क्या है हम देख लेते हैं। तो पहली बात है कि विश्वसनीय एआई, तो मतलब एआई के अंदर है ना ये साथ में क्या क्या काम कर रहे हैं कि मतलब ट्रस्टेड एआई, कि एआई के अंदर हम साझेदारी ऐसी करेंगे कि ट्रस्ट बिल्ड हो सके, कि एआई है तो वो चेंज होता रहता है, उसके अंदर जैसे सिक्योरिटी वगैरह और इस तरीके से काफी रीजन हो सकते हैं, तो उसके लिए ट्रस्टेड एआई है, इसके अंदर साझेदारी की इन्होंने। फिर चाइल्ड सेफ्टी के लिए, बाल सुरक्षा के लिए, जैसे मतलब बच्चों की जो प्राइवेसी है उसका हनन नहीं हो, तो इस तरीके से ये बाल सुरक्षा के लिए भी ये दोनों साथ में आए देश। उसके बाद में डाटा शेयरिंग फ्रेमवर्क है, इन दोनों देशों के बीच में भारत के डेटा एम्पावरमेंट, भारत की संस्था है डीईपीए और फ्रांस का है भरोसेमंद डेटा प्लेटफॉर्म, इसका नाम है ट्रस्टेड डेटा प्लेटफॉर्म। तो ये दोनों साथ में है कि डेटा फ्रेमवर्क को अच्छे से बनाने के लिए, कि शेयर करने के लिए, एक देश का डेटा दूसरे देश के साथ में शेयर कर सकें। ठीक है, तो ये तीन चीजें तो इसके अंदर है एआई और डेटा गवर्नेंस के अंदर। ये ज्यादा काम की चीजें नहीं है, बस एक बार आप गो थ्रू होना है आपको। फिर उसके बाद में छात्रों का लक्ष्य है कि फ्रांस है वो 2030 तक है ना 30,000 छात्र है यहाँ पे बुलाएगा अपने यहाँ पे, और वहाँ पे उनको जो जो मतलब स्टडी वीजा वगैरह इस तरीके से दिया जाएगा। फिर उसके बाद एमआरक्यू समझौता है, कि जैसे इसका मतलब है कि भारत के अंदर यदि कोई डिग्री किसी ने ली है तो उसकी मान्यता फ्रांस के अंदर भी होगी, फ्रांस के अंदर किसी ने डिग्री ली है तो उसकी मान्यता भारत के अंदर होगी। ये समझौता होता है, इसका फुल फॉर्म होता है म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद में प्रमुख संस्थागत नेटवर्क है, अलग अलग संस्थाएं हैं, ये हमारे काम की नहीं है, हमें छांटना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फ्रैंको इंडियन एरोनॉटिकल ट्रेनिंग, मतलब जो एरोनॉटिक्स है वायुयान है तो उनकी ट्रेनिंग के लिए एक संस्थान है, तो वो बनाया गया है इन दोनों के द्वारा मिलके और वो कानपुर के अंदर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। ठीक है, ये आप देखना है।
लिखना है आपको। फिर उसके बाद एनो एक्सचेंज ब्रिज है, ये काम का नहीं है कि सॉफ्ट लैंडिंग वगैरह रिसर्च लैब तक पहुंच प्रदान करेंगे एक दूसरे को। फिर अंतरिक्ष में सहयोग कर रहे हैं, जैसे बेंगलोर का स्पेस एक्सपो है और पेरिस का इंटरनेशनल स्पेस समिट है, इनका आयोजन किया जाएगा। जैसे क्या है कि फ्रांस के अंदर है ना जो जीरो ग्रेविटी है, तो उसके लिए इनके पास में एक क्षमता अधिक है, ज्यादा है। और भारत के पास में क्या है कि लो अर्थ ऑर्बिट में जैसे हमारा पीएसएलवी है, तो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर हम आसानी से भेज सकते हैं। तो हमारी दोनों की अपनी अपनी क्षमताएं हैं, उसके अंदर सहयोग किया जाएगा। जीरो ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कृत्रिम है ना तरीके से जीरो ग्रेविटी का एक ऐसा बना दिया जाता है कि भाई अंतरिक्ष के अंदर किस तरीके से आप सर्वाइव करोगे, तो यहाँ पे जमीन के ऊपर एक जीरो जीरो ग्रेविटी का एक लैब टाइप में इस तरीके से बना दी जाती है। ठीक है, जैसे हमारे जो गगनयान मिशन था उसके लिए हमारे जो नाम बोल रहे हैं उनका, तो वो वहां पे गए थे, यूएस गए थे, तो वहां पे रशिया गए थे, तो रशिया में जाके उन्होंने ट्रेनिंग की थी। तो फिर जीरो ग्रेविटी और लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, इसके लिए समझौता है। उसके बाद में डेटा शेयरिंग हम करेंगे स्वास्थ्य के लिए। ये बहुत सारी चीजें हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आईआईटी गांधीनगर है, ये साथ में मिलेंगे, एक बार आप देख लेना चाहो तो। अगला आर्टिकल, बाशिनी डिवीजन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, है ना, और पब्लिक प्रोक्योरमेंट, इंडिया का पब्लिक प्रोक्योरमेंट, इन सबसे संबंधित है। अब जैसे क्या होता है कि जैसे एमएसएमईज है, तो वो क्या करती हैं कि अपने उत्पाद हैं वो बनाती हैं, और उसके बाद में जो सरकारी जो दफ्तर वगैरह होते हैं या फिर कोई भी एजेंसीज हैं, तो वो क्या है कि उनको यदि कोई खरीद करनी है, सरकारी खरीद करनी है, तो उसके लिए वो एमएसएमई के थ्रू ही करें। तो उसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बनाया गया था, ये आपको पता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, उस पर क्या होता है कि जैसे अलग अलग भाषाओं के अंदर है ना इसको बनाया जाए। उसके अंदर क्या है कि जो लोकल जैसे मतलब गांव के अंदर रहने वाला कोई भी आदमी है या औरत है, महिला है, तो वो क्या करेगी कि मतलब भाषिणी ऐप ये डिवीजन है, इसके साथ में यदि ये कोलेब्रेशन हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी भाषा के अंदर है ना वो लिखा हुआ है तो उसको समझ पाएगी, और उसके अंदर चेंज करके और अपना सामान है वो वहां पे बेच पाएगी। ठीक है, तो भाषाओं को एक अलग अलग जो 22 भाषाएं हैं हमारी, तो उसके अंदर सबके अंदर जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उसके अंदर जाके खरीदारी या बेचना वो सब कुछ कर सकें, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, तो इंडिया का पब्लिक प्रोक्योरमेंट मतलब जो सरकारी दफ्तर हैं वो खरीदते हैं, तो वो आसान हो जाएगा, क्योंकि भाषाओं के अंदर अलग अलग भाषाओं के अंदर ये चीजें होंगी उससे। तो इसमें क्या है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, तो उसको बहुभाषी बनाने के लिए है ये। ठीक है, तो लक्षित समूह कौन है, जैसे हमारे एमएसएमई हो गए या फिर स्टार्टअप हैं छोटे, फिर स्वदेशी उद्योग हैं छोटे, तो उनको सशक्त बनाने के लिए, उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो अपना बिजनेस है वो कोई भी भाषा में कर सकें उसके लिए बनाया गया है। ठीक है, इन इन दोनों के बीच में एमओयू हुआ है। ठीक है, उसके बाद में भाषाई कवरेज है, 22 आधिकारिक भाषाएं है ना जो हमारे 8वीं अनुसूची के अंदर आती हैं, है ना, तो वो इसके अंदर शामिल है। तो प्रमुख कार्यक्रम, अन्य भारतीय भाषाओं को निर्बाध संवाद। ठीक है, और प्रमुख कार्यक्रम और सहयोगी क्या है कि भाषिणी फॉर सेवा संचालन। उसके बाद में ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे मतलब ये भाषिणी उद्यत है, मित्र है, ऐप मित्र है, सहयोगी है, प्रवक्ता है, इस तरह से काफी सारी पहले हैं, तो उनको डिजिटल संसाधनों के सह निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है, ये भाषिणी के ही अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद में तकनीकी विशेषताएं क्या है, वॉइस फर्स्ट है कि मतलब बोल के और फिर आप है ना उसको सामान को बेच सकते हो। फिर उसके बाद में जनरेटिव एआई है। फिर अनुवाद, जैसे मतलब हिंदी के अंदर यदि आप अनुवाद करवाना चाह रहे हो, उड़िया के अंदर करवाना चाह रहे हो, तो वो है ना आप ट्रांसलेशन के लिए ना एक एपीआई होता है। ठीक है, तो वहां से आप चेंज करवा सकते हो। वॉइस बोट होता है, तो बोट के जरिए भी आप बातचीत करके अपना सामान बेच सकते हो। ऐसे काफी सारी चीजें हैं ना इसके अंदर शामिल की गई हैं, जो भाषाओं को एक डाइवर्सिफाई करेगा। ठीक है, तो फिर ये देख लेते हैं, डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग, ये क्या है। एक पहली बात है कि डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन है, उसके तहत है, और माइटी है जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय है वो इसके अंदर शामिल है। उसके बाद में जैसे स्पीच है, मतलब आप बोल के भी कर सकते हो, टेक्स्ट के तौर पे भी काफी सारी भाषाएं हैं इसके अंदर। और जैसे मतलब 23 है ना, इसके अंदर क्या है कि 23 भारतीय भाषाएं हैं जो लिखने वाली भाषाएं होती हैं, या फिर बोलने वाली जो 23 भाषाएं। ठीक है, 36 तो ये भारतीय पाठ है और 23 है ये भारतीय वाक है। उसके बाद में 35 अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं भी है ना इसके अंदर शामिल है, कि मतलब इंडियन ही नहीं, जो बाहर की भाषाएं हैं वो भी इसके अंदर भाषणी प्लेटफॉर्म है उसके अंदर है। ठीक है, उसके बाद में भाषा दान, इनके माध्यम से भाषा के डेटा का योगदान को भी प्रोत्साहित करते हैं। जैसे मान लो कि एआई को क्या है कि जैसे वो बोलता है, कोई आदमी बोलता है तो उसी से सीखेगा। तो जैसे हम बोलेंगे, अपनी क्षेत्रीय भाषाएं बोलेंगे, तो उनका नॉलेज है जो एआई का वो भी बढ़ेगा। तो इससे इसको कहते हैं भाषा दान, कि मतलब आप एआई को ना भाषा का दान कर रहे हो।
ठीक है। तो ये है डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग है, ये अलग से है। तो एमओयू हमने अलग देखा है और ये चीज है वो अलग है। ठीक है, ये भाषिणी के बारे में बता रखा है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर शामिल है। अब अगला आर्टिकल हमारा शीर्ष श्रेणी की शिक्षा योजना है। ठीक है, इसका मतलब है टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम, इससे संबंधित है। ये एससी समुदाय है उसके लिए ये स्कीम है। और इसके अंदर बस छोटा सा हमें देखना है कि पहली बात सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसके तहत आती है। शीर्ष श्रेणी की शिक्षा योजना यही नाम है इसका, टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर ये एससी समुदाय के लिए है, पहली बात। दूसरा, 8 लाख लाख तक की यदि है ना उनकी पारिवारिक आय है ना वार्षिक, तो उसके जो मेधावी छात्र हैं, तो वो मतलब आईआईटीज वगैरह एनआईटीज वगैरह उसके अंदर है ना, उनको अलग अलग चीज़ों के अंदर मतलब उनकी प्रवेश वगैरह या फिर उनकी किताबें वगैरह या फिर कितने भी जो फीस वगैरह होती है वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगी। ठीक है, तो जैसे आईआईटी वगैरह इस तरीके से इसके अंदर केस स्टडी वगैरह भी दे रखी थी, वो मैंने इंक्लूड नहीं की है। तो ये हो गया। फिर आगे अगला आर्टिकल अगथियार द यूनिफायर पुस्तक, इससे संबंधित है। ये ऋषि अगस्त्य हैं तो उनसे संबंधित किताब है, और हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं तो उनने इनका विमोचन किया है। और उन्होंने इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि जो ऋषि अगस्त्य थे, अगस्त्य मतलब अगथियार है उन्हीं का ही नाम है ये। तो ऋषि अगस्त्य हैं, तो उन्होंने जैसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत हैं तो उन दोनों को जोड़ने का बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया था। ठीक है, तो ये पहले बात तो हमारे क्या क्या है कि पेपर 1 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ऋषि अगस्त्य हैं ये आर्टिकल है, तो ये पेपर 1 के अंदर आ जाएगा। और उत्तर भारत और दक्षिण भारत है उनके अंदर जो संगम बनाने के लिए मतलब उनको एक साथ में जोड़ने के लिए, जैसे आज सरकार है तो वो काशी और तमिल संगमम इस तरीके से प्रयास कर रही है। तो ऋषि अगस्त्य है तो इनका भी है ना, आप कहीं भी है ना यदि नॉर्थ और साउथ के बारे में यदि जोड़ने के संबंधित कोई आर्टिकल आए या फिर कोई बात हो, क्वेश्चन आए, तो आप पेपर 2 के अंदर भी आ सकता है, तो उसके अंदर भी इनका नाम लिख सकते हो आप। ठीक है, ऋषि अगस्त्य। तो और क्या है इसके अंदर, तो ये पहली बात तो ऋषि अगस्त्य थे ना, तो ये संगम जो बैठक हुई थी तो उस टाइम पे ये मतलब पहली संगम बैठक हुई थी कहाँ पे, मदुरई के अंदर, तो उसके अध्यक्ष है ना ऋषि अगस्त्य ही थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसमें लिखा हुआ नहीं है। फिर राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे ये, जैसे मतलब सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता है उसके प्रतीक थे। फिर इन्होंने जैसे मतलब तमिल व्याकरण और तमिल संगम परंपरा उसके विकास में है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान दिया था। उसके बाद में धार्मिक उपस्थिति है इनकी, कि मतलब दक्षिण और उत्तर भारत है इनके अंदर सेतु का माना जाता है इनको, कि जोड़ने का काम है ना इन्होंने बहुत अच्छे से किया था। उसके बाद में ये तमिलनाडु और काशी इस तरीके से ना दोनों स्थानों पर ही है ना एक ही नाम वाले मंदिरों का होना, जैसे अगस्त्य के नाम से है ना 100 से ज्यादा मंदिर हैं, और काशी के अंदर भी हैं और दक्षिण भारत के अंदर भी हैं। ठीक है, तो एक ही नाम से है तो इसका मतलब है कि दोनों उत्तर और दक्षिण भारत दोनों जगह इनको माना जाता था, पूजा जाता था, ऐसे मान लो। तो उपराष्ट्रपति जी ने एक नाम और लिया है, यूवी के स्वामीनाथन अय्यर, इनका भी नाम लिया है। तो इनको क्या है कि तमिल थाता मतलब तमिल साहित्य के पिता भी कहा जाता है, यूवी के स्वामीनाथन अय्यर। ठीक है, और तमिल भाषा के लिए ना इनका योगदान है, बलिदान है, उसको विशेष रूप से ना इन्होंने उल्लेखित किया था। उसके बाद में आगे अनमोल साहित्य ये काम का नहीं है, इनके नाम पता होना चाहिए कि ये तमिल थे, तमिल थाता कहा जाता है इनको। उसके बाद में ये किताब है वो किसने लिखी है, इसके लेखक कौन है, ये वैसे पीटी के लिए काम का कम है, पीसीएस के लिए ठीक है। ये श्री ओ श्यामा भट्ट और डॉक्टर एम एन सुधा ये है। और अनुवाद किसने किया है, तमिल अनुवादक कौन है, प्रोफेसर कल्याणी है, ये इसके तमिल अनुवादक हैं। ठीक है, बाकी और काम करनी है हमारे। ये 2 क्वेश्चन है, और इनके आंसर जो कल वाले हैं उनके सी और सी आंसर हैं, आप देखना। और ये 2 क्वेश्चन आप देख लो कौन कौन से हैं। एक तो भारत फ्रांस इनोवेशन रोडमैप से संबंधित है, और दूसरा है ओरसेंट से संबंधित है, तिगलारी लिपि है, सभासार है, ये 3 चीजें एक साथ में डाल दी हैं। और ये मेंस का क्वेश्चन है, ये लिखना आप। ठीक है, आज सेशन खत्म करते हैं यहीं, थैंक यू।